हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि डीएनए कैसा दिखता है, किन चीज़ों से बना हुआ है, ये सब क्वेरीज आज की क्लास में सॉल्व होने वाली है। उससे पहले कि हम क्लास के लिए हेड करें, एज पर आर न्यू रूल हम स्टार्ट करेंगे विद आ कोड जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है। सो इस कोड का मतलब क्या है कि earlier in days we had just two options for any job. If you are filling the form, it's whether it's a male or it's a female. There was no option for transgenders. तो यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि किसी क्रोमोसोम के अरेंजमेंट से आप किसी जॉब को या किसी काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसकी क्षमता का पता नहीं चलता है। तो किसी को भी हम इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। या फिर जैसे कई बार आजकल हम सुनते हैं फीमेल्स के नॉट ड्राइव बेटर, है ना, फीमेल्स को अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है, फीमेल्स के नॉट बी गुड इन मैथ्स और फिजिक्स क्योंकि उनका लॉजिकल पार्ट अच्छा नहीं है। Mere arrangement or mere the two sex chromosome cannot decide what the capabilities of a person is. Yes, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होती है, एक्चुअली बहुत खास इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होती है, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, what we are giving to our mind, we are eating a healthy food, we are having a healthy lifestyle and we are practicing things. Hard work is always more important than your smartness. तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ICAR प्लांट साइंसेस का एग्ज़ाम पास नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि हार्ड वर्क स्मार्टनेस को बीट कर सकता है। तो चलिए इसी अच्छे से विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की, विच इज़ अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। बिफोर हेडिंग टू द क्लास, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये एप्लीकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जॉब अलर्ट्स आपको मिलेंगे, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब आ रही है। इसमें डेली क्विज आपको प्रैक्टिस करने मिलेगी। इसमें आपको कुछ पावर कैप्सूल्स मिलते हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। एंड इट्स अ बेस्ट ऐप क्योंकि यहाँ पर आप अपने टीचर से अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ इस ऐप में आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इसमें लॉग इन करते हैं, आपको एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है, तब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कंटेंट जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिन बैचेस में आप एडमिशन लेते हैं, अगर उन बैचेस में एडमिशन भी आप एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट, क्योंकि इसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं other than the codes. So you can use this application and you can start preparing for any agriculture exam. और अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत बुरी बात है। चलिए, मजाक की बातें अलग है, बट यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जहाँ पर मॉर्निंग टू इवनिंग आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट मिलता ही रहता है। तो साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस के टाइमिंग्स याद अगर नहीं रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप टाइमली सारी क्लासेस को अटेंड कर सकें। मूविंग फर्दर अहेड विद द क्लास, तो अब हम शुरू करते हैं डीएनए से। अरे मैम, आप तो कह रहे थे आप डीएनए से शुरू करने वाली हैं। यहाँ तो हम कुछ सारा अली खान और सैफ अली खान और इन अमृता राव, सॉरी नॉट राव, सॉरी ठीक है, इन सबको देख रहे हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना, जो डीएनए से पहला क्वेश्चन आता है हमारे मन में, वो क्या आता है? वाई वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स। क्यों? आपको दिख रहा है ना, सारा अली खान इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अमृता, राइट? और द इब्राहिम, आई गेस इनका नाम है, ही इज़ ऑलमोस्ट लुक लाइक यंग सैफ अली खान, है ना। और दोनों बहन भाइयों में भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हमें नज़र आती है कि हाँ, बहन भाई लगते हैं। तो ये रिजेंबलेंस कहाँ से आती है? रिजेंबलेंस विद योर पेरेंट्स, रिजेंबलेंस विद योर सिबलिंग्स, ये कहाँ से आता है और क्यों आता है?
राइट तो हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी बैक इन द क्लास, जहाँ पर हमने देखा था कुछ लोग कह रहे थे दैट इज ड्यू टू द ब्लड, ये ब्लड में कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ कह रहे थे प्रोटीन्स में होती है, कुछ कह रहे थे आरएनए में होती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और जद्दोजहद के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये सब डीएनए की वजह से होता है। The resemblance which we are getting to our parents, है ना, इसकी आंखें तो बिल्कुल माँ जैसी है, नाक तो बिल्कुल पापा जैसा है। This all things comes with DNA, क्योंकि DNA ही है जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र किया जाता है, हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। एक्चुअली बायोलॉजिकली हर स्पीशी इसी चीज़ के लिए लड़ रही है। मैंने आपको आई थिंक पहले भी एक क्लास में बताया था, बायोलॉजिकली हर स्पीशी का एक ही मकसद है, रिप्रोड्यूस करना। कहेंगे मैम तो हम ICR प्लांट साइजेस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? एनीवे दैट इज़ योर गोल, लेकिन नेचर का जो गोल होता है वो होता है रिप्रोड्यूस करना। एंड वाई सो? क्योंकि हम सब अमर होना चाहते हैं, लेकिन अमर तो नहीं हो सकते हैं। दिस बॉडी इज़ मॉर्टल, वन हैज़ टू गो, जो आया है उसे जाना भी है, लेकिन हमारा DNA अमर हो सकता है। तो हम अपने DNA की कुछ छाप छोड़ कर जाते हैं अपने बच्चों में, वो छोड़ कर जाते हैं अपने बच्चों में। तो ये पूरी जो लड़ाई है ज़मीन जायदाद की, वो पूरी DNA की वजह से ही है ना। हाँ, ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आता कभी कभी, वाई इन इंडियन सोसाइटी वी जस्ट कॉल मेल्स एज द फैमिली हिरार्की ऑर्डर में हम मेल्स को ही क्यों काउंट करते हैं, फीमेल्स को क्यों नहीं करते? भाई फीमेल्स में भी उतना ही DNA आता है ट्रांसफ़र होकर जितना मेल्स में जाता है। जस्ट बिकॉज उसके पास एक एक्स एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी हिरार्की में ही काउंट ना करें। एनीवे दैट्स अ सोसाइटल क्वेश्चन, और ये लड़ाइयाँ तो सदियों सदियों से चलती आ रही हैं और चलती जाएंगी। हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम चलेंगे फर्दर DNA के स्ट्रक्चर पर। तो चलिए देखते हैं DNA के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी इनमें से थी और कितनी आपको नहीं मिल रही है, राइट? सो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ द DNA। सभी लोग यहाँ पर फुल फॉर्म जानते हैं DNA की। इट्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये DNA की फुल फॉर्म है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? एज आई टोल्ड यू, इट स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, आपकी स्मार्टनेस, आपकी आंखों की पुतलियाँ, आपके स्किन का कलर, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन DNA। पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके DNA में स्टोर है। एक क्वेश्चन है, अगर मुझे सारा DNA अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, then why I am different from my parents? होता है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो आपके किसी पेरेंट्स के पास नहीं, ना फादर के पास है ना मदर के पास है ना। जैसे मेरे को ही ले लो, माई मॉम इज़ टॉलर देन मी एंड ऑफ कोर्स माई फादर इज़ टॉलर देन मी टू, लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं है, जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स लंबे हैं। तो ये कैरेक्टर क्यों आया? तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन भी हो जाती है, कॉपी करते टाइम गलतियां भी हो जाती हैं, राइट? तो इसी के लिए तो हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, वो सारी चीज़ें भी पढ़ रहे थे, म्यूटेशन भी पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, राइट? तो ये सब उसकी वजह से होता है, लेकिन ऑन द होल हमारा DNA उनसे काफ़ी मैच करता है भाई। तो इस DNA की इज्जत रखते हुए हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमें उन्हें हमेशा थैंक यू करना चाहिए, और जितना हो सके उन्हें लाइफ में खुश करना चाहिए, है ना, बिकॉज दे हैव डन लॉट फॉर यू, नाउ इट्स योर टर्न टू गिव देम बैक, है ना। और हमेशा अच्छी चीज़ें ही लुटाइए ताकि ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे। चलो, आज का थोड़ा ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो गया लेक्चर, अब फिर से लेक्चर पर जाते हैं, है ना। तो जो ये DNA है ये हमें कहाँ मिलेगा, इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में DNA मिलता है। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज सेल में हो रही है वो न्यूक्लियस करवाता है, और किसके थ्रू करवाता है? DNA के थ्रू करवाता है। सो एनी केमिकल चेंज इन द सेल इज ड्यू टू DNA। DNA चाहेगा तो काम होगा, DNA चाहेगा तो काम रुकेगा, ठीक है। तो पूरी DNA की मर्जी है, DNA इज द बॉस ऑफ द सेल और द ब्रेन ऑफ द सेल, और ये DNA न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियस सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लिया था, है ना।
आउटर लेयर भी होगी, आउटर लेयर में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, फिर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। उसके अंदर एक और डार्क पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है ना। और आप ये देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर नॉन एज क्रोमेटिन। इनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। तो जो लूज स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नॉट टाइटली पैक्ड एज क्रोमोसोम, उनको क्रोमेटिन्स कहते हैं। व्हाट आर क्रोमेटिन्स, व्हाट आर क्रोमेटिड्स, व्हाट वर क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आपकी क्रोमोसोम की क्लास में। सो इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और हम आगे चलकर क्या देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये डिस्कवर किन्होंने किया था, है ना। वैटसन क्रिक का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, बट दे वर नॉट द डिस्कवरर ऑफ द डीएनए। उन्होंने डीएनए डिस्कवर नहीं किया था भैया, उन्होंने सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, हम एक और एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, जो कि हम अपनी आई गेस सेकेंड क्लास में ही कर चुके हैं या शायद फर्स्ट में। तो एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स इन जेनेटिक्स करके आपकी क्लास है, वहाँ पर हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो डीएनए तो हमें पता चला कि अच्छा इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वैटसन एंड क्रिक ने हमें ये बताया कि डीएनए दिखता कैसा है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा, सीडी जैसा, जिसने घुमा दिया है सीडी को, दैट इज डीएनए। लेकिन डीएनए डिस्कवर किन्होंने किया था? सो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन फ्रेडरिक मिशर ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिशर एंड द arrangement or the structure of DNA was given by Watson and Crick. काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि it was discovered by Watson and Crick, which will not be the right answer. Actually, Watson and Crick were the smart players, है ना। कैसे? मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था ब्लैक लेडी ऑफ डीएनए विद प्रतिभा मैम, है ना। तो चलिए आज हम ब्लैक लेडी से भी आपको मिलवा देते हैं। सो इसको डार्क लेडी या ब्लैक लेडी ऑफ डीएनए कहा जाता है। इनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो इनको क्यों डार्क लेडी ऑफ डीएनए या ब्लैक लेडी ऑफ डीएनए कहा जाता है? एक्चुअली इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो पता करना चाह रही थी व्हाट वाज द स्ट्रक्चर और डीएनए दिखता कैसा है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहे थे? तो वो इस एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे थे कि भाई एक्सरे जब आती है तो कहाँ से वो रिफ्लैक्ट बैक हो जाती है ना, कहाँ पर वो आर पार हो जाती है, उसके बेसिस पर, उस डेटा के बेसिस पर वो ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते थे। तो ये जो पूरा एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला सिस्टम है, ये एक्सपेरिमेंट है, दैट वाज कंडक्टेड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ही कंडक्ट किया था। इस डेटा को, इस एक्सपेरिमेंट के डेटा को यूज करके, एनालाइज करके प्रेजेंट किया था वैटसन एंड क्रिक ने, और इसी बेसिस पर उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। यानी कि काम किसी और का और नाम किसी और का, क्योंकि ये नाम में नहीं आ रही है, इनका नाम कोई नहीं जानता है, इसीलिए इनको डार्क लेडी ऑफ डीएनए कहा जाता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, गुम हो जाते हैं हिस्ट्री में, बहुत अच्छा कुछ उन्होंने किया होता है बट नोबडी हैज़ रिटन एनीथिंग ऑन देम। तो ऐसा ही कुछ है रोजालिंड फ्रैंकलिन का, इसलिए इन्हें डार्क लेडी या ब्लैक लेडी ऑफ डीएनए कहा जाता है। चलिए, तो होपफुली इनके बारे में आपको नहीं पता होगा, है ना। एक दो बच्चे होंगे इनको पता होगा, लेकिन सबको आई गेस नहीं पता होगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं डीएनए भाई साहब के पास हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज डीएनए? इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स। बहुत सारी मोनोमर्स और सिंगल यूनिट्स को जुड़कर एक डीएनए बनता है। ये जो मोनोमर्स हैं या जो सिंगल यूनिट्स हैं, इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। I'm sorry. So I was about to sneeze, but I didn't sneeze also. So जो ये मोनोमर यूनिट्स होती हैं, इनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
Now this nucleotide is made up of 3 basic elements. जैसे चाय में दूध, पत्ती और चीनी डलती है, और उसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक फॉस्फोरस ग्रुप होता है, एक शुगर होती है और एक नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। इन 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर आपका गर्मा गर्म न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाता है, राइट। सो द फर्स्ट इज द पेंटोज शुगर। ये जो शुगर होती है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है? पेंट मतलब 5, यानी कि जिसमें 5 कार्बन होते हैं, उस शुगर का इस्तेमाल इसमें होता है। साथ साथ इसमें एक और वर्ड आता है डीऑक्सी, यानी कि जिससे एक ऑक्सीजन एटम गायब हो गया है तो डीऑक्सी पेंटोज शुगर या राइबोस शुगर एक्चुअली हम इसको कहते हैं। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर का यूज़ किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। योर 1 2 3 4 5 इसमें जो है कार्बन्स होते हैं, और इन 5 कार्बन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन्स होते हैं, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है, राइट। उसके बाद आता है एक फोस्फेट ग्रुप, यानी कि इस शुगर के साथ एक फोस्फेट ग्रुप ऐड होता है। जब किसी भी शुगर के साथ फोस्फेट ग्रुप पहले नाइट्रोजनस बेस पेयर लगेगा। जब किसी शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ता है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, साइड कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, बट व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर लगता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब पूरा बन जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, पेंटोज शुगर है, इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड होता है तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इस मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर शुगर के साथ एक फॉस्फोरस ग्रुप भी ऐड हो जाता है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, फॉस्फोरस ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना। ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़कर डीएनए बनाते हैं। यानी कि डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जो बहुत सारी सब यूनिट्स से जुड़कर बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशनिंग है, वो है व्हाट इज़ द राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो मेरे पीछे आप दोनों के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, राइबोस शुगर का भी और डीऑक्सी राइबोस शुगर का भी। शुगर आप सभी को पता है क्या होते हैं, व्हाट आर शुगर्स? कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, जो मीठे होते हैं और पानी में घुल जाते हैं, उनको शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला होता है, और वो जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। यानी कि जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम्स होंगे और उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जैसे कि मैंने इस क्लास की शुरुआत में बताया, एक पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर का मतलब है C5 और फॉर्मूला के हिसाब से H डबल होगा 10 और O फिर से क्या होगा? 5। C5H10O5, दिस शुड बी द फॉर्मूला फॉर द शुगर। राइबोस इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। देखिए कैसे करता है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 कार्बन, चेक। 10 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2 है, ठीक है। 10 check। 5O ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। तो ये इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करता है, C5H10O5। लेकिन डीएनए में जो शुगर यूज होती है, ये राइबोस शुगर कहाँ यूज होती है? आरएनए में यूज होती है। राइबोस शुगर कहाँ यूज होती है?
आरएनए में यूज होती है, लेकिन डीएनए में जो शुगर यूज होती है उसमें लगता है डीऑक्सी। डी मीन्स हट रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एटम। तो जब ऑक्सीजन एटम हट रहा है, डीऑक्सी हो रहा है, तो ऑक्सीजन एटम हटता है यहाँ से, यहाँ जहाँ आपको OH दिख रहा है यहाँ सिर्फ H होता है, तो एक O हट गया है ना, एक O इससे हट गया है। तो जो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम 4 होते हैं, 5 नहीं होते, एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ योर राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में यूज होती है और राइबोस शुगर आपकी आरएनए में यूज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का यूज होता है। नाउ व्हाट आर दीज नाइट्रोजनस बेस पेयर, या इनको ऑर्गेनिक बेस पेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएनए में ये 4 प्रकार के होते हैं, एडिनोसाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, ग्वाइनिन। तो ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। इनमें से कुछ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग ये रही, दूसरी ये रही, 1 2। तो जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। तो हमसे कोई पूछेगा प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। याद कैसे रखना है प्यूरिन्स को, तो मैं हमेशा यही टेक्निक बताती हूँ सबको। सो द इंडियन फीमेल कैसे बुलाती है अपने हस्बैंड को, एजी, सुनिए। सो दिस एजी, एडेनिन एंड ग्वानिन, उनकी फीलिंग कितनी प्योर होती है, बेचारी सीधी सादी इनोसेंट सी बीवी अपने पति का नाम भी नहीं लेती है ना, प्योर फीलिंग्स रखती हैं उनके लिए। तो प्यूरिन्स, एजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एजी फॉर प्यूरिन्स, ठीक है। द अदर 2 आर नॉन एज पायरामिडिन्स। पायरामिडिन्स क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोसाइन एंड थाइमिन। साइटोसाइन एंड थाइमिन्स आर पायरामिडिन्स, ठीक है। ये पायरामिडिन्स है क्योंकि इनमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, दूसरी रिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो पायरामिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। अब एक बेस पेयर रूल भी होता है ना, ये जो चारों बेस पेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी के साथ भी जुड़ जाएगा। एक बेस पेयर रूल क्या कहता है कि एडिनोसाइन जो है हमेशा थाइमिन से जाकर जुड़ेगा, यानी कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो ग्वानिन है ये हमेशा साइटोसाइन के साथ जुड़ेगा, यानी कि सीजी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो ए और टी के बीच हमेशा डबल बॉन्ड्स होते हैं, सी और जी के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है और जी हमेशा सी के साथ बाइंड करता है। ए जी को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं, सी टी को हम पायरामिडिन्स कहते हैं। यानी कि एक प्यूरिन हमेशा पायरामिडिन के साथ बेस पेयर करता है और एक पायरामिडिन हमेशा प्यूरिन के साथ। तो एक पेयर में एक प्यूरिन होगा, एक पायरामिडिन होगा, हर पेयर ऐसे ही बनेगा। यानी कि डीएनए में जो प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स का कंटेंट होगा वो 50-50 होगा, ठीक है, क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन से जुड़ रहा है, तो जितने प्यूरिन्स होंगे उतना ही पिरामिडिन्स होंगे, यानी कि 50-50 पार्टनरशिप रहेगी दोनों की हमेशा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, एडेनिन जितना % है, ये इतना % है, सिंपल सी बात है, जितने प्यूरिन्स हैं उतने पायरामिडिन्स हैं, और जितने एडेनिन हैं उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा। जितने ग्वानिन हैं उतने ही साइटोसाइन होंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे आपको एक न्यूमेरिकल दे देना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो ये भी होमवर्क है ना। अगर आपकी एडेनिन का कंटेंट है 25%,
सिंपल, वेरी सिंपल दे दिया एक्चुअली मैंने, है ना। थोड़ा 15% कर लेते हैं, 15%। आपके एडेनिन का कंटेंट है 15%, तो इसमें साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन का कंटेंट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है जल्दी से, ठीक है। तो होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। जब जितनी शिद्दत से अच्छे से अपना होमवर्क करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि इससे हम इन्वॉल्व होते हैं और इससे हम चीज़ें कभी भूलते नहीं हैं। सुनी हुई चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं, देखी हुई हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिनके लिए हमने खुद अपना ब्रेन यूज़ करके आंसर किया है उनको हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नाउ हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट। तो ये आपका शुगर है ना, दिस इज योर शुगर, दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस पेयर A एडेनिन एंड दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। किस बॉन्ड से अटैच होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। वन न्यूक्लियोटाइड अटैच टू अनदर विद द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम फोस्फोडाईईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोस्फोडाईईस्टर बॉन्ड, ठीक है। फोस्फोडाईईस्टर बॉन्ड से दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और इस तरीके से अपनी एक सीक्वेंस, एक चेन बना लेते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंट बेस पेयर्स अटैच हैं, TGC, है ना। और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ कर क्या बना रहे हैं? एक पॉलीमर बना रहे हैं, एक लंबी चेन बना रहे हैं। तो क्या ये DNA बन गया? नहीं, अभी भी ये DNA नहीं बना है, क्योंकि हम जानते हैं और हम बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं हमारा जो DNA होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक दूसरा बॉन्ड भी आना ज़रूरी है एंड दैट इज वेयर द बेस पेयरिंग रूल वर्क्स, है ना। यहाँ पर आपका बेस पेयरिंग रूल काम आता है। तो यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियोटाइड है, ये सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होगा हमेशा, और ये हमेशा तय है, अगर यहाँ A है तो यहाँ हमेशा T होगा, क्योंकि A हमेशा T के साथ ही बाइंड करता है, राइट। अब ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच बनता है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो A का T के साथ बाइंड होता है, G हमेशा C के साथ बाइंड होता है और वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ये जो बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच सामने सामने, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस आपका जो है 5' to 3' है, 5' to 3' है, तो दूसरा 3' to 5' होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। एक ऐसे चल रहा है तो एक ऐसे चल रहा है ना, उल्टा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, शुगर मॉलिक्यूल उल्टा लगा हुआ है, यहाँ पर सीधा लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से आपके जो दूसरी चेन है वो इस तरीके से आती है, दोनों इस तरीके से, राइट। और जो सामने सामने बेस पेयर होते हैं उनमें बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो अटैच हो जाते हैं। तो बेसिकली अब ये एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस सीढ़ी को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं तो ये DNA का स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा आप यहाँ अगेन बैकग्राउंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, डबल स्ट्रैंड तो है और वो हेलिकल है। हेलिकल के लिए आप इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आता है? ऐसा आता है ना। दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर दिया वेटसन एंड क्रिक ने कि भैया DNA कुछ ऐसा सा दिखता है। अभी जो स्ट्रक्चर बन गया है, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कहीं पर ज्यादा गैप होता है उसे हम कहते हैं मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव, ठीक है। जहां ज्यादा गैप होता है, ये जो गैप है, जो ज्यादा गैप है इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। ये जो गैप कम है इसको कहते हैं माइनर ग्रूव। माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज्यादा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके बेस पेयर्स हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं,
इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी यूनिट चेंज कर दी जाती है, तो यहाँ आपको मिलेगा 0.3 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर्स में 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो बेस पेयर और ये बेस पेयर है, ये आपस में एक दूसरे से कितना दूर है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और एक जो ये साइकिल होती है ना, एक बार ये जो पूरा टर्न ले रहे हैं, एक जो इसकी साइकिल है, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर मुझसे कोई एक साइकिल की लेंथ पूछेगा तो मुझे हर बेस पेयर के बीच डिस्टेंस पता है, मैं इसको इंटू 10 कर दूंगी तो मुझे एक साइकिल का लेंथ पता हो जाएगा, है ना, एक साइकिल का लेंथ पता हो जाएगा। अगर हम बात करें डीएनए की चौड़ाई यानी कि विड्थ की, तो डीएनए की विड्थ जस्ट 20 नैनोमीटर्स की होती है। ठीक है, ये फिगर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेजर ग्रूव का जो स्पेस है वो 22 एंगस्ट्रॉम का होता है, माइनर ग्रूव का 12 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक साइकिल में 10 बेस पेयर होते हैं, हर बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर होता है या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक पूरी साइकिल का आपको यहाँ पर साइज मिल जाता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर्स, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कई और प्रकार के डीएनए भी होते हैं, है ना। जिस डीएनए के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, दैट वाज योर बी फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। हमारे पास ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है। ठीक है, ए फॉर्म इज जस्ट लाइक योर बी, राइट हैंडेड होता है, बट एग्जाम में हमसे पूछा जाता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड होता है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए, यानी कि वो राइट हैंडेड की तरफ नहीं हेलिकल करता, वो लेफ्ट हैंड की तरफ हेलिकल करता है, तो उसको लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, सभी जो आपके ये ए, बी और जेड डीएनए है ना, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जो डिफरेंट स्पीशीज में मिलती हैं, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलेगी। ह्यूमन बींग्स में सब में बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, बट डिफरेंट स्पीशीज में आपको ये अलग अलग डीएनए मिल जाता है, राइट। सो दिस इज योर ए फॉर्म, दिस इज योर बी फॉर्म, दिस इज योर जेड फॉर्म। ए फॉर्म में जो आपकी साइकिल की लेंथ है वो 28 एंगस्ट्रॉम की होती है, वहीं बी में वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है ना। बी में ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। जेड में लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, राइट। तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए है। फिर हम चलते हैं आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए को देख रहे हैं, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वहीं आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, इसको पेयरिंग नहीं मिलती है ना। देखो यहाँ पर डीएनए पूछ भी रहा है आरएनए से, स्टिल सिंगल, आरएनए से इज ऑलवेज, भैया हम तो सिंगल ही आए थे, सिंगल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट जीन विल नॉट ट्रांसलेट, जो mRNA बना है वो कभी ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, प्रोटीन ही नहीं बनेगा और आगे वो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए तो RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, राइट। तो RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तभी अच्छा काम करता है। तुम भी ना सिंगल ही रहो जब तक तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, अच्छा काम करोगे, राइट। एनीवेज, दूसरी जो चेंज है वो क्या होता है कि यहाँ डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, वहीं आरएनए में यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन डीएनए, आरएनए सॉरी। ठीक है, तो थाइमिन होता है डीएनए में, लेकिन यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। यानी कि जहाँ हम डीएनए में पेयरिंग कर रहे थे ए विद टी, आपको आरएनए में पेयर करना है ए विद यू। ठीक है, वो यू के साथ पेयर करेगा, तो यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये एक केमिकल चेंज होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। मेजर यही दो डिफरेंसेस आपके डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें। ठीक है, नाउ द डीएनए पैकेजिंग, राइट। हमने ये डीएनए तो पढ़ लिया, दिस डीएनए वी हैव रेड, है ना।
अब ये डीएनए किस तरीके से क्रोमोसोम्स बनाता है, यानी कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स में पैक किया जाता है। सो वी नो डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड, डीएनए एक लंबा सा थ्रेड है जो सेल में नहीं समा सकता, तो इसकी पैकेजिंग करनी ज़रूरी है। जैसे कि आपकी मम्मी अगर कभी स्वेटर बुनती होंगी तो क्या उस पूरे घर में उस ऊन के धागे को सीधा सीधा करके तो नहीं रख सकती हैं, तो उसे पैक कर देती है, एक गोला बना लेती है ना, तो वो एक जगह, छोटी जगह लेता है, पैक हो जाता है। उसी तरीके से जो डीएनए है लंबा सा थ्रेड जैसा, उसको हमें पैक करके जो है स्टोर करना होता है सेल्स में। तो जो पैक के बाद जो गोला बना रही है मम्मा, दैट गोला इज द क्रोमोसोम। लास्ट में जो गोला बनता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ये डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप एक बॉल इमेजिन कीजिए जो कि हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई है, इसके चारों तरफ ऐसे 2 बार डीएनए आता है और फिर अगली बॉल होती है उसके चारों तरफ 2 बार डीएनए जाता है और अगली बॉल होती है फिर 2 बार होता है। इस तरीके से आप एक चेन बना रहे हैं। तो बेसिकली एक बॉल है जिसके चारों तरफ डीएनए आपका आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉल है उसके चारों तरफ आता है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इस तरीके से। तो ये जो बॉल के चारों तरफ डीएनए लपेटा जा रहा है, यानी कि डीएनए विद द हिस्टोन प्रोटीन इज नॉन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, ठीक है। अभी भी ये सेल में तो नहीं समा पा रहा है, अब क्या करें। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको होल्ड करने का काम भी करते हैं। अभी जो हिस्टोन प्रोटीन से ये चेन बनी है, ऐसी बहुत सारी चेन एक साथ अरेंज हो जाती है। भाई ज़रूरी नहीं है ना इस चेन को मैं लंबा लंबा रखूं, इस चेन को मैं 3-4 बार रिपीट करके भी तो रख सकती हूँ ना। आपके पास एक थ्रेड है ना, यू हैव अ थ्रेड, आप ज़रूरी थोड़ी उसको ऐसे रखोगे, इसको ऐसे ऐसे करके रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा, एक बंडल बन जाएगा। तो ऐसे ही ये जो चेन है ना, दिस इज न्यूक्लियोसोम 1, 2, 3, इसके पीछे भी एक है 4, तो ये मिलकर एक पोल पर अरेंज होते हैं, है ना। साइकिल की चेन ऐसी होती है अगर आपने कभी देखा हो। तो ये एक पोल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये चेन्स अरेंज हो गई है जिनमें हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं और साथ साथ डीएनए उनके चारों तरफ लिपटा हुआ है, ठीक है। अब ये चेन बन गई लेकिन ये अभी भी हमारे डीएनए में नहीं समा पा रही है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे 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 करके रख दिया। भाई लंबा नहीं आ रहा था, हमने ऐसे 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 लूप्स बना कर रख दिया है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन लूप्स। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन लूप्स। लेकिन ये तो अभी भी हमारे डीएनए में नहीं आ रहा है, तो हम इन लूप्स को टेलीफोन वायर की तरह घुमा देते हैं, है ना। ये आपके लूप्स हैं, इन लूप्स को लास्ट में अपने इस तरीके से घुमा दिया है टेलीफोन वायर की तरह, ठीक है। ये होता है कंडेंस क्रोमेटिन लूप्स, यानी कि क्रोमेटिन लूप्स और भी कंडेंस हो गई हैं और भी पैक हो गई हैं। तो जब मैंने आपको क्रोमेटिन और क्रोमेटिड्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम ही है लेकिन जब वो लेस पैक्ड होता है, अभी पूरा पैक नहीं हुआ है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। अभी थोड़ा लूज है, पैकिंग पूरी नहीं हुई है तो उसे क्रोमेटिन कहा जा रहा है। जब ये पैकिंग फर्दर और होती है तो आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस क्रोमेटिड पैक्ड इज नॉन एज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम में हम इसको, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आते आते डायामीटर बहुत बढ़ जाता है, लेंथ तो कम हो गई है क्योंकि हम उसको स्टोर करना चाह रहे थे, लेकिन जहाँ ये 2 नैनोमीटर है यहाँ पर ये 1400 नैनोमीटर तक हो जाता है। यानी कि डायामीटर जो आपके क्रोमोसोम्स का है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डीएनए इकट्ठा करके रखा गया है, पैक करके रखा गया है with the help of histone proteins and making loops and wires और chromatins बनाकर इसके अंदर stored होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर सिर्फ डीएनए स्टोर नहीं होता, इसमें साइटोप्लाज्म जैसा मतलब एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, जो हमारे डीएनए को कुशनिंग का काम करता है, डैमेज होने से बचाता है। तो ये इस तरीके से पूरा क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होपफुली आज से क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दीज आर योर अदर बैचेस, प्लांट साइंसेस का रिकॉर्डेड बैच भी है, RRB SO का बैच है, झारखंड FSO का बैच है, IBPS CFO का बैच है,
फीस सबके यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हुई है एंड यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द बैच बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को चुनिए और इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ एनरोल करते वक्त यूज़ कीजिए कोड Y448। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 77% का ऑफ आपके सभी बैचेस पर मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप सारी कलेक्टिवली एक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्रीकल्चर महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। ये सारे बैचेस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन बैचेस की टेस्ट सीरीज़ और ई बुक्स भी आपको इसमें अवेलेबल होती है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है और फीस होती है 7,359। हालांकि एप्लीकेशन से जब आप इसको एनरोल करेंगे तो फीस आई थिंक और भी 200-300 रुपीज़ कम होगी, राइट। तो ये आपकी 1 साल की फ़ीस है, लेकिन इस 1 साल की फ़ीस में ये मत सोचिए कि ये 7,500 दिख रहे हैं। बहुत सारे बैचेस उसमें इंक्लूड होते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड होती है, उनकी ई बुक्स इंक्लूड होती है। सो इसमें एग्रीकल्चर का भरमार कंटेंट आपको मिलता है कि आप पूरे साल किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। Y448 को लगाना है एनरोल करते टाइम। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हाउ टू एनरोल इन दीज क्लासेस, है ना। इनमें एनरोल कैसे करना है। सो जस्ट ओपन अड्डा 24/7 वेबसाइट ऑन योर लैपटॉप, फोन और एनीथिंग, है ना। अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो है ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। इन ऑल कोर्सेज में से आपको चुनना है एग्रीकल्चर को, राइट। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर जैसे चुनेंगे साइड में सब एग्रीकल्चर के ऑप्शन आ गए हैं, है ना। मान लीजिए आपको इनमें से एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर महापैक आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर और खुल जाता है, ठीक है। अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। देखो यहाँ नीचे करेंगे किस किस एग्ज़ाम में ये काम आ रहा है, यहाँ पर मेंशन्ड है ना। और इसमें कौन सी फैकल्टीज़ हैं, साथ साथ यहाँ पर कितने आवर्स की क्लासेस हैं, कितने आवर्स की टेस्ट सीरीज़ हैं, कितनी ई बुक्स इसमें हैं, कितने वीडियो लेक्चर्स इसमें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ अपने लिए सही लगे, वर्थफुल लगे कि यार ये मेरे एग्ज़ाम में मुझे हेल्प कर सकती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक कूपन कोड लगा हुआ है जुलाई 75 मीन्स 75% डिस्काउंट। लेकिन हमें थोड़ा और चाहिए, है ना, दिल मांगे मोर। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे Y448A और अप्लाई कर देंगे तो ये 75 से 77% डिस्काउंट हो जाता है और एप्लीकेशन में फ़ीस और भी कम हो जाएगी। ये वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो अब चलिए लेते हैं अलविदा आप सभी लोगों से। मिलेंगे नेक्स्ट वीक कुछ और नए प्लांट ब्रीडिंग के कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।